ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं है, बल्कि उस छुपे हुए साम्राज्य की है जो दुनिया के सामने कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। बिलियनर हिडन एम्पायर की शुरुआत होती है रिया से, जो एक साधारण जिंदगी जी रही होती है और अपने पति आरव को भी एक सामान्य, थोड़ा रहस्यमयी लेकिन शांत इंसान समझती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि आरव की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी वह दिखती है। उसके पास ऐसे कनेक्शन, ऐसे फैसले और ऐसी ताकत है जो किसी आम बिजनेसमैन के पास नहीं हो सकती। जब रिया को पहली बार कुछ फाइलों के जरिए आरव के असली नेटवर्क की झलक मिलती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे पता चलता है कि आरव सिर्फ एक सफल आदमी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ अरबपति है जो कई कंपनियों, निवेशों और गुप्त नेटवर्क के जरिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता है। ये साम्राज्य बाहर से अलग अलग नामों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से एक ही नियंत्रण में है। जैसे जैसे रिया इस दुनिया में गहराई तक जाती है, उसे आरव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी विक्रम अरोड़ा के बारे में पता चलता है। विक्रम एक ऐसा खिलाड़ी है जो सामने से कभी हमला नहीं करता। वो लोगों के भरोसे, रिश्तों और जानकारी को हथियार बनाता है। उसका हर कदम सोचा समझा होता है और वो धीरे धीरे आरव के साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिया को जल्द ही ये एहसास होता है कि विक्रम खुद भी इस खेल का अंतिम खिलाड़ी नहीं है। उसके पीछे एक और छुपी हुई शक्ति काम कर रही है, एक रहस्यमयी पहचान जिसे लोग सिर्फ शैडो के नाम से जानते हैं। ये शैडो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने नहीं आता, लेकिन उसके फैसले पूरे नेटवर्क को प्रभावित करते हैं। वो सालों से पर्दे के पीछे रहकर लोगों, कंपनियों और सिस्टम को नियंत्रित करता आया है। अब ये कहानी केवल पैसे और ताकत की नहीं रह जाती, बल्कि सच्चाई, भरोसे और पहचान की लड़ाई बन जाती है। रिया, जो शुरुआत में सिर्फ सच जानना चाहती थी, अब इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुकी है। वो केवल दर्शक नहीं रहती, बल्कि आरव के साथ खड़ी होकर इस जाल को समझने और तोड़ने की कोशिश करती है। वही आरव जो सालों से अकेले इस छुपे हुए सिस्टम को संभाल रहा था, अब पहली बार किसी पर भरोसा करता है और रिया को अपने बराबर खड़ा देखता है। कहानी में हर मोड़ पर नए खुलासे होते हैं, छुपे हुए ट्रांजैक्शन, नकली पहचान, मीडिया का इस्तेमाल, अंदरूनी गद्दारी और उन लोगों की सच्चाई जो दोस्त बनकर दुश्मन निकले। आखिरकार ये कहानी उस सवाल पर आकर खड़ी होती है, क्या सच में कोई इस हिडन एम्पायर को गिरा सकता है, या फिर ये साम्राज्य इतना गहरा है कि हर सच्चाई भी उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। बिलियनर हिडन एम्पायर एक ऐसी कहानी है जहां हर चेहरा असली नहीं होता, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर जीत के पीछे एक छुपी हुई कीमत होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रिया के हाथों में पकड़ी हुई फाइल का वजन सिर्फ कागजों का नहीं था। वो जैसे जैसे उसके पन्ने पलट रही थी, हर नई जानकारी उसके अंदर कुछ तोड़ रही थी और कुछ नया बना भी रही थी। उसमें लिखे नाम, कंपनियों के बीच के कनेक्शन, पैसों का फ्लो, डील्स की टाइमिंग, सब कुछ एक ऐसे जाल की तरह था जिसे बाहर से देखकर समझ पाना मुश्किल था, लेकिन एक बार अंदर आ जाने के बाद उससे नजर हटाना नामुमकिन था। उसने धीरे धीरे एक पन्ना बंद किया और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें उसी पर टिकाए रखी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये सब इतने लंबे समय तक उससे कैसे छुपा रहा, और उससे भी बड़ा सवाल, वो खुद से कैसे नहीं देख पाई। आरव कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई सवाल नहीं पूछा। वो जानता था कि ये वो पल है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा काम करती है। रिया को समय चाहिए था और वो उसे वो समय दे रहा था। रिया ने अगला पन्ना खोला। इस बार उसमें कुछ तस्वीरें थी, मीटिंग्स की, इवेंट्स की, कुछ लोगों की जो साफ तौर पर इस पूरी स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। उनमें से कुछ चेहरे उसने पहले भी कहीं देखे थे, शायद न्यूज में, शायद सोशल मीडिया पर। लेकिन अब जब वो उन्हें इस फाइल में देख रही थी तो उनका मतलब बदल गया था। वे सिर्फ नाम या चेहरे नहीं थे, वे उस दुनिया के हिस्से थे जिसमें आरव इतने समय से जी रहा था। उसने एक तस्वीर पर थोड़ा ज्यादा समय दिया। उसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस टेबल था और उसके एक सिरे पर बैठा आदमी बाकी सभी से अलग दिख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बैठने का तरीका, ये सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि रिया के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी और सिर उठाकर आरव की तरफ देखा।
तुमने ये सब अकेले बनाया? उसने पूछा। आरव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, अकेले शुरू किया था। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसमें एक ऐसा भरोसा था जो सिर्फ शब्दों से नहीं आता बल्कि अनुभव से आता है। और अब? उसने अगला सवाल किया। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया। अब ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कई लोगों के साथ चलता है। रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वो हर बात को अपने अंदर बैठा रही हो। वो कुछ कदम चलते हुए खिड़की के पास गई। नीचे शहर पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो इसे एक नई नजर से देख रही है। हर बड़ी बिल्डिंग, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा नाम, सब कुछ अब किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ लग रहा था। तुम इस सब के बीच रहते हुए ऐसे कैसे सामान्य रह सकते हो? उसने बिना पीछे देखे पूछा। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। सामान्य रहना ही सबसे जरूरी होता है, उसने शांत स्वर में कहा। अगर मैं हर समय वही बनकर रहूं जो मैं यहां हूं, तो मैं बाहर कुछ नहीं कर पाऊंगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि समझ भी थी। तो जो मैं देखती थी, वह एक हिस्सा था? उसने पूछा। हां, आरव ने कहा। और जो तुम अब देख रही हो, वो दूसरा हिस्सा है। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। और असली तुम कौन हो? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद दोनों का मिश्रण। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा भारी नहीं था। उसमें एक बदलाव आ चुका था। रिया ने फिर से फाइल खोली और इस बार वो उसे अलग नजर से देखने लगी। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी। ये सब कैसे शुरू हुआ? उसने पूछा। आरव ने थोड़ी देर तक खामोशी रखी, जैसे वो अपने शब्दों को सही क्रम में लाना चाहता हो। फिर उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, समझ। मुझे जल्दी ही ये समझ आ गया था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे वही करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। रिया ध्यान से सुन रही थी। मैंने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, आरव ने कहा। लोगों को जोड़ना, उनकी जरूरतों को समझना और फिर उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन बनाना जो उन्हें भी फायदा दे और मुझे भी। रिया ने पूछा, और किसी ने तुम्हें रोका नहीं? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। रोका भी, और कई बार गिराया भी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। लेकिन हर बार मैंने कुछ नया सीखा, उसने आगे कहा, और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक सफल आदमी के सामने नहीं खड़ी है, बल्कि एक ऐसी कहानी के सामने खड़ी है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। और ये सब करते हुए तुमने मुझे अपनी जिंदगी में आने दिया, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे एक ऐसी जिंदगी भी चाहिए थी जहां मैं सिर्फ मैं रह सकूं। रिया की आंखों में हल्की सी नरमी आई, लेकिन अब वो दोनों दुनिया टकरा रही है। उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। हां। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। रिया ने धीरे से फाइल बंद की और उसे टेबल पर रख दिया। मैं अब पीछे नहीं जा सकती, उसने साफ शब्दों में कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं, और मैं सिर्फ जानना नहीं चाहती, रिया ने आगे कहा। मैं समझना चाहती हूं, और शायद इसका हिस्सा भी बनना चाहती हूं। उसके शब्दों में अब कोई हिचक नहीं थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में इस बार पहली बार एक अलग ही भाव था, जैसे वो उसे एक नए नजरिए से देख रहा हो। ये आसान नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। आसान चीजों में कभी मजा नहीं आता। कमरे में हल्की सी शांति थी, लेकिन अब वो शांति पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक नई शुरुआत का एहसास था। आरव ने टेबल पर रखी दूसरी फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर उसे वापस रख दिया। उसने सीधे रिया की तरफ देखा।
अगर तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो, उसने कहा, तो तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम कितनी दूर जाना चाहती हो। रिया ने बिना झिझक के जवाब दिया, जहां तक सच ले जाए। उसकी आवाज स्थिर थी। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। अब यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही थी। आरव ने रिया के सामने रखी हुई फाइल धीरे धीरे बंद की और कुछ पल तक उसी मेज पर अपनी उंगलियां टिकाए रखी। कमरे में अभी भी सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन उसके भीतर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। रिया ने फाइल को अपनी गोद में रखा हुआ था, जैसे वो किसी दस्तावेज को नहीं बल्कि एक नई दुनिया को थामे बैठी हो। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन अनिश्चितता अब भी मौजूद थी। वो जितना समझ पा रही थी, उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी था, और यही बात उसे बेचैन भी कर रही थी और खींच भी रही थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज तुम बस एक फाइल नहीं देख रही हो, तुम उस चीज को देख रही हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। रिया ने सिर उठाया। और तुम? उसने पूछा, तुम्हारी जिंदगी किस वजह से बदली? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखें खिड़की के बाहर ठहरी रहीं, जहां शहर अपनी असली चाल में आगे बढ़ रहा था। कभी कभी इंसान कुछ बनना नहीं चाहता, उसने कहा, बस उसे बनना पड़ता है। रिया ने यह जवाब सुना, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो समझ रही थी कि आरव हर बात को आसान शब्दों में नहीं कहता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी आदत थी। वो सच को छोटे टुकड़ों में देता था, जैसे किसी बहुत बड़ी आग से सिर्फ इतना हिस्सा दिखाता हो जितना सामने वाला सह सके। रिया ने फाइल को फिर से खोला। इस बार उसके हाथ कम कांप रहे थे। उसने अंदर का एक पन्ना पलटा, जिसमें अलग अलग नामों की सूची थी। कुछ नामों के आगे स्टेटस लिखा था, कुछ के आगे तारीखें, और कुछ के आगे सिर्फ कोड जैसे शब्द थे। उसे ये सब किसी बिजनेस की भाषा नहीं लगी। ये किसी ऐसी मशीन की संरचना लगी जो ऊपर से चमकदार थी, लेकिन अंदर से बहुत सख्त और बहुत नियंत्रित। उसने एक नाम पर उंगली रखी। ये कौन है? उसने पूछा। आरव ने उस नाम की तरफ देखा, विक्रम अरोड़ा। रिया ने भौहें सिकोड़ ली। वो क्या करता है? आरव ने कुर्सी के कोने से लगते हुए कहा, बाहर से वो मेरे साथ काम करता है, अंदर से वो हमेशा अपने लिए रास्ता बनाता रहा है। रिया ने फिर से पन्ना पढ़ा। मतलब वो भरोसेमंद नहीं है? नहीं, आरव ने साफ कहा, वो खतरनाक है। ये शब्द सुनते ही रिया की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। उसने आरव को अब तक कई बार शांत, नियंत्रित और सोच समझकर बात करते देखा था, लेकिन जब उसने किसी के लिए खतरनाक कहा तो उसमें मजाक नहीं था, उसमें अनुभव था। वो जानता था कि वो किसके बारे में बोल रहा है। रिया ने धीमी आवाज में पूछा, वो तुम्हारे खिलाफ क्यों है? आरव ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि जो कुछ मैंने बनाया है उसका एक हिस्सा उसका भी है। वो मेरे साथ शुरुआत से नहीं था, लेकिन जब चीजें बड़ी होने लगी तो वो हर जगह अंदर आने की कोशिश करने लगा। रिया चुप रही। वो अब तक सोचती रही थी कि बड़ी कंपनियों की दुनिया सिर्फ मीटिंग्स, डील्स और मुनाफे से चलती होगी, लेकिन आरव की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि असली खेल कहीं और ही चलता है। यहां भरोसा भी एक हथियार था और चुप्पी भी। उसने कुछ किया है? रिया ने पूछा। आरव के चेहरे पर कोई बदलती हुई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सख्त हो गई। अभी तक नहीं जो साबित किया जा सके, लेकिन उसने कई बार कोशिश की है, गलत जानकारी फैलाने की, लोगों को खरीदने की और मेरे करीब के लोगों तक पहुंचने की। रिया ने जैसे ही यह सुना, उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव आ गया। मेरे बारे में उसे पता है? आरव ने उसकी तरफ देखा। अब तक नहीं, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में और आगे आओगी तो ध्यान उसकी तरफ भी जाएगा। यह सुनकर रिया के अंदर एक हल्का सा डर आया। उसने महसूस किया कि जो दीवारें अभी तक सिर्फ शक की थी, वे अब असली खतरे की दीवारों में बदल सकती है। फिर भी उसने फाइल बंद नहीं की।
उसने उसे कसकर थामे रखा, जैसे वह ये तय कर चुकी हो कि अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। आरव ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। तुम चाहो तो अभी भी रुक सकती हो, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। रिया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अब जब आधी सच्चाई दिख गई है तो मैं बाकी से नहीं भागूंगी। आरव ने उसकी बात सुनी और हल्की सी नमी अपने चेहरे पर नहीं बल्कि अपनी आंखों में महसूस की। रिया अब वही महिला नहीं रही थी जो सिर्फ पैसों की कमी या अनकही दूरी से नाराज होकर सवाल करती थी। वो अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां सवालों के पीछे इरादा था और इरादे के पीछे साहस। आरव को यह बदलाव दिख रहा था। शायद इसी वजह से उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। ठीक है, उसने कहा, फिर आज तुम्हें एक असली चीज दिखाता हूं। रिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहा, ऑफिस? आरव ने कहा, लेकिन वो ऑफिस नहीं जहां लोग बस बैठकर काम करते हैं। वो जगह है जहां फैसले लिए जाते हैं। रिया उठ खड़ी हुई। मैं तैयार हूं। आरव ने एक छोटी सी मुस्कान दी जो बहुत देर बाद उसके चेहरे पर आई थी। उसने एक फोन कॉल किया और किसी को नीचे गाड़ी लाने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में वे दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल गए। नीचे काली गाड़ी इंतजार कर रही थी। रिया उसमें बैठी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर तेजी से पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन उसके भीतर की हलचल अब तेज नहीं थी। अब उसके भीतर एक फोकस बनने लगा था। गाड़ी एक अलग इलाके में पहुंची। ये वो जगह नहीं थी जहां आम लोग आते थे। ऊंची कांच की इमारतें, सिक्योरिटी, बिजनेस साइन बोर्ड और चलते हुए लोग, सब कुछ किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा लग रहा था। गाड़ी रुकते ही एक आदमी बाहर आया और दरवाजा खोला। आरव पहले उतरा, फिर रिया को हाथ देकर बाहर आने में मदद की। वो इशारा उसके लिए छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा था। ये कोई दिखावा नहीं था। ये एक ऐसी आदत थी जो आरव की पहचान का हिस्सा थी। अंदर जाते ही लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर की ओर बढ़ी। रिया ने दीवार पर अपने और आरव की परछाइयां देखी। उसके मन में यह बात बार बार आ रही थी कि क्या वो वाकई उसी आदमी के साथ खड़ी है जिसे वो घर में एक साधारण, शांत और थोड़ा दूर रहने वाला पति समझती थी। लिफ्ट खुली तो सामने एक लंबा गलियारा था जिसमें हल्की रोशनी और महंगे इंटीरियर की साफ झलक थी। लोग इधर उधर काम में लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, तुरंत अपने अपने कदम धीमे कर लिए। कुछ ने नमस्कार किया, कुछ ने सिर्फ सिर झुकाया और कुछ ने इतनी तेजी से सीधा खड़े होने की कोशिश की जैसे वे पहले से तैयार हों। रिया ने यह सब देखा और धीरे से पूछा, ये लोग तुम्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? आरव ने चलते चलते कहा, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं दिखावे के लिए यहां नहीं हूं। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसका अर्थ बड़ा था। एक बड़े ग्लास वाले केबिन के सामने पहुंचकर आरव रुका। अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे। उनमें वही विक्रम अरोड़ा भी था जिसका नाम फाइल में दिखा था। रिया ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में एक अजीब सा असहज एहसास हुआ। विक्रम का चेहरा साफ सुथरा था, कपड़े बेदाग थे और मुस्कान बहुत नियंत्रित थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो इंसान को तुरंत भरोसा करने नहीं देता था। आरव और रिया अंदर गए। विक्रम ने आरव को देखा, फिर उसकी नजर रिया पर गई। उसके चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा जरूर थी। सर, उसने हल्की आवाज में कहा, आपके साथ कोई नया मेहमान? आरव ने बिना झिझक कहा, मेरी पत्नी। विक्रम की आंखों में एक बहुत सूक्ष्म बदलाव आया जिसे कोई कमजोर व्यक्ति शायद पकड़ न पाता। उसने फिर सामान्य मुस्कान चिपका ली। अच्छा, बहुत अच्छा। रिया ने उसे ध्यान से देखा। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि कुछ लोग सामने से खतरा नहीं लगते। वे इतने साधारण लगते हैं कि बाद में याद भी नहीं आते, लेकिन वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। मीटिंग शुरू हुई। अलग अलग प्रोजेक्ट्स, निवेश, पुराने रिकॉर्ड, नए प्लान, डेडलाइंस
और संभावित जोखिमों पर चर्चा होने लगी। रिया चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसका ध्यान अब किसी बाहरी चीज पर नहीं था। वो देख रही थी कि आरव कैसे बात करता है, कैसे सुनता है, कैसे एक एक शब्द से कमरे का माहौल बदल देता है। वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो पूरा कमरा उसकी तरफ मुड़ जाता था। उसके भीतर का नियंत्रण किसी भी बड़े शोर से ज्यादा प्रभावी था। एक समय पर विक्रम ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, यह फैसला थोड़ा जोखिम भरा है। मुझे लगता है कि हमें इसे फिलहाल रोक देना चाहिए। आरव ने शांत होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लग रहा है या तुम चाह रहे हो? कमरे में एक हल्की सी चुप्पी फैल गई। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की। सर, मैं बस सावधानी की बात कर रहा हूं। आरव ने उसी स्थिर आवाज में कहा, सावधानी और देरी में फर्क होता है। जब कोई बार बार किसी चीज को रोकने की कोशिश करता है तो सवाल उठता है कि वो बचाना क्या चाहता है। विक्रम का चेहरा जरा सा कठोर हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रिया ने यह सब देखा और समझ गई कि यह सिर्फ बिजनेस बातचीत नहीं थी, यह शक्ति का खेल था, और इस खेल में शब्दों की कीमत भी होती है। मीटिंग के बाद आरव रिया को एक अलग कमरे में ले गया। वहां एक बड़ी स्क्रीन पर पूरे नेटवर्क का नक्शा दिख रहा था। उसमें कई शाखाएं थी, कई कनेक्शन थे और उनके बीच अदृश्य डोरियां थी। रिया ने इतनी जटिल संरचना पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब तुम संभालते हो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं संभालता नहीं हूं, मैं इसे चलाए रखता हूं। रिया ने उस स्क्रीन की ओर देखा और फिर उससे कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो। तुम्हारे पास हर वक्त लड़ने की वजह होती है। आरव ने जवाब नहीं दिया, वो बस उसे देखता रहा। रिया ने आगे बढ़कर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। और विक्रम जैसे लोग, वे हमेशा रहते हैं, आरव ने कहा, कुछ बाहर से, कुछ अंदर से। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तो मुझे किससे सावधान रहना चाहिए? आरव ने उसे सीधे देखा। सबसे पहले उन लोगों से जो बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। उसके इस जवाब के बाद कमरे में एक अलग ही सन्नाटा पैदा हो गया। रिया ने महसूस किया कि ये सिर्फ किसी की पहचान छुपाने की कहानी नहीं है, ये भरोसे, शक्ति और धोखे की कहानी भी है। जब वे वापस निकलने लगे तो रिया के कदम पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने पहली बार इस दुनिया को सिर्फ देखने के बजाय उसमें चलना शुरू किया था। बाहर निकलते समय उसने आरव की तरफ देखा और बोली, अब मुझे सिर्फ ये नहीं जानना कि तुम कौन हो, मुझे ये भी जानना है कि तुम किससे लड़ रहे हो। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। फिर तुम्हें अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। रिया ने एक छोटी लेकिन सच्ची मुस्कान दी। मैं सीख लूंगी। गाड़ी फिर से सड़क पर चल पड़ी। शहर के ऊपर शाम उतरने लगी थी। दूर आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल रहा था, लेकिन रिया के मन में अब रोशनी और भी साफ हो गई थी। वो अब उस मोड़ पर थी जहां अज्ञानता खत्म हो रही थी और समझ शुरू हो रही थी। और यही शुरुआत थी उस यात्रा की, जिसमें आरव का रहस्य, विक्रम की चालें और रिया की अपनी पहचान एक दूसरे से टकराने वाली थी। अगली सुबह रिया की नींद बहुत देर तक नहीं बनी रही। उसकी आंखें कई बार बंद हुई, लेकिन हर बार दिमाग फिर से उसी बिल्डिंग, उसी मीटिंग रूम, उसी स्क्रीन और उसी नाम पर लौट आता था, विक्रम अरोड़ा। ये नाम अब उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक संकेत बन चुका था। ऐसा संकेत जो बता रहा था कि आरव की दुनिया के भीतर कोई ऐसी दरार भी है जिसकी तरफ उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। रिया ने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। बाहर सड़क पर लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटे से कमरे के अंदर बैठी एक महिला की जिंदगी अब धीरे धीरे किसी बहुत बड़े रहस्य में बदल रही थी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के तैयार होना शुरू किया। आज उसके कपड़ों में पहले जैसी औपचारिक थकान नहीं थी।
आज उसकी चाल में थोड़ी सी ताकत थी। वो अब सिर्फ एक परेशान पत्नी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी महिला बन रही थी जो अपने सामने की दीवार को महसूस कर सकती थी और उसे पार करने का मन भी बना चुकी थी। उसने फोन उठाया और कल वाली सारी फाइलें फिर से खोलने लगी। नाम, तारीखें, ट्रांजैक्शन, कंपनी डिटेल्स, सब कुछ उसने एक बार फिर पढ़ा। इस बार वो बस जानकारी नहीं ले रही थी, वो पैटर्न ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि विक्रम का नाम बार बार ऐसे मामलों में आ रहा था जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ होती थी। ये गड़बड़ी अब तक साफ क्यों नहीं दिखी? इसका जवाब शायद यही था कि ऐसे लोग खुद को हमेशा बहुत सफाई से छुपा लेते हैं। दूसरी तरफ आरव बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच चुका था। उसकी सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसके भीतर का तनाव आज थोड़ा अलग था। उसने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखी रिपोर्ट्स को देखा और एक एक पन्ना पलटने लगा। उसके सामने बैठे दो वरिष्ठ अधिकारी चुप थे। वे जानते थे कि जब आरव इस तरह शांत बैठता है तो उसके दिमाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चल रहा होता है। उसने एक रिपोर्ट पर उंगली रखी और कहा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ नंबर ऐसे हैं जो अपनी जगह पर फिट नहीं बैठते। उसके सामने बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव ने उनकी तरफ न देखकर कहा कि अगर डेटा में थोड़ा भी झूठ है तो उसका असर पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी बहस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव अपने केबिन में वापस आया। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर फोन उठाया, स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक उंगली रखी और फिर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आते ही उसने सीधे पूछा कि विक्रम के हालिया मूव्स पर क्या अपडेट है। जवाब में कहा गया कि विक्रम पिछले कुछ दिनों से कुछ पुराने संपर्कों से बात कर रहा है। कुछ ऐसे निवेशकों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं जो सार्वजनिक रूप से उसके साथ नहीं दिखते। आरव ने कुछ देर तक चुप रहकर सुना, फिर शांत स्वर में कहा कि उसके सारे मूव्स पर नजर रखी जाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जब सही समय आएगा तभी कदम उठाया जाएगा। फोन रखते ही उसने एक पल के लिए खिड़की की तरफ देखा। शहर नीचे फैला हुआ था। इतने सारे लोग, इतनी सारी इमारतें, इतने सारे चेहरे, और फिर भी हर चेहरा किसी न किसी कहानी का हिस्सा था। आरव ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद की। वो जानता था कि रिया अब बहुत दूर नहीं है। वो जितना सोच रहा था उससे ज्यादा तेजी से चीजों को समझ रही थी। इस बात ने उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक हल्का सा सम्मान पैदा किया। उसे लगा कि शायद उसने रिया को बहुत देर तक साधारण समझा था। वो साधारण नहीं थी, वो बस अब तक अपनी असली क्षमता से टकराई नहीं थी। दोपहर के करीब रिया ने ऑफिस से निकलने का फैसला किया। आज उसे किसी से मिलने जाना था। वो अपनी पुरानी सहेली मीरा से मिलने जा रही थी, जो एक कॉरपोरेट लॉ फर्म में काम करती थी। रिया जानती थी कि अगर उसे किसी कंपनी के पीछे छुपी संरचना समझनी है तो उसे किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो कानूनी भाषा को साफ साफ पढ़ सकता हो। मीरा का ऑफिस शहर के दूसरे हिस्से में था। वो एक ऊंची इमारत के 8वें फ्लोर पर था, जहां दीवारों पर बड़ी बड़ी फ्रेम की हुई डिग्रियां टंगी हुई थी और हर कोने में गंभीरता महसूस होती थी। मीरा ने रिया को देखते ही उसकी आंखों में मौजूद बेचैनी पहचान ली। उसने मजाक में कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन रिया ने सीधे मुद्दे पर आना बेहतर समझा। उसने कहा कि उसे कुछ कंपनियों, कुछ फर्जी हिस्सेदारी और कुछ छुपे हुए नेटवर्क के बारे में समझना है। मीरा पहले हंसी, फिर जब उसने रिया को फाइलें और नोट्स दिखाए तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने एक एक पन्ना देखा और धीरे धीरे बोली कि यह कोई छोटा मामला नहीं लगता। ये किसी एक कंपनी का खेल नहीं, बल्कि कई परतों में बंधा हुआ नेटवर्क है। उसने रिया को बताया कि कुछ नामों के नीचे जो ट्रांजैक्शन बने हैं उनमें ऐसे क्लॉज हैं जो आम तौर पर सिर्फ अनुभवी और बहुत खतरनाक लोग इस्तेमाल करते हैं। रिया ने उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनी।
अब उसके शक में आकार आ चुका था। मीरा ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों खोज रही है। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने पहले मन में सोचा कि सब कुछ बता दे, लेकिन फिर सिर्फ इतना कहा कि उसका पति किसी ऐसी दुनिया में रहता है जिसके बारे में वो अब तक नहीं जानती थी। मीरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने कुछ और सवाल नहीं पूछे। शायद उसने समझ लिया था कि ये किसी दोस्त की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक रिश्ते के भीतर दबी हुई लड़ाई है। उसने बस इतना कहा कि अगर रिया वाकई इस रास्ते पर चलना चाहती है तो उसे सावधान रहना होगा। कुछ लोग तब तक बहुत शांत रहते हैं जब तक उन्हें खतरा महसूस ना हो, और जब उन्हें खतरा दिखता है तो वे सामने से नहीं, पीछे से हमला करते हैं। रिया ने मीरा से फाइलों की कुछ कॉपी ली और बाहर आ गई। सड़क पर धूप और भी तेज हो गई थी। उसने टैक्सी रोकी और घर की तरफ लौटने के बजाय एक कैफे में रुकने का फैसला किया। उसे थोड़ी देर अकेले बैठकर सब कुछ समझना था। वो खिड़की के पास बैठी, एक कप कॉफी ऑर्डर की और फाइलें अपने सामने फैला ली। लोगों की आवाजें, कपों की खनक, वेटर की तेज चाल, सब कुछ उसके आसपास था, लेकिन उसका ध्यान केवल कागजों पर था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि आरव सिर्फ एक छुपा हुआ अमीर आदमी नहीं है, वो किसी बहुत बड़े सिस्टम का केंद्रीय हिस्सा है। और जिस सिस्टम का वो हिस्सा था उसमें विक्रम जैसे लोग भी जरूर शामिल थे। उसी समय आरव को एक और रिपोर्ट मिली। उसके एक भरोसेमंद आदमी ने उसे बताया कि विक्रम ने हाल ही में एक बाहरी अकाउंट से संपर्क किया है। वो अकाउंट किसी बड़े मीडिया घराने से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि विक्रम सिर्फ अंदरूनी खेल नहीं खेल रहा था, वो धीरे धीरे बाहर भी एक कहानी तैयार कर रहा था। आरव ने रिपोर्ट पढ़ी और उसकी आंखों में एक बेहद हल्की लेकिन तीखी चमक आई। उसने रिपोर्ट को बंद किया और अपने सामने रख दी। उसने कहा कि अब इंतजार खत्म होना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया अभी नहीं दी जाएगी। पहले यह समझना होगा कि विक्रम किस दिशा में आखिरी चाल चलने वाला है। आरव का चेहरा अब पहले से ज्यादा ठंडा था। ये वो ठंडक थी जो तब आती है जब इंसान बहुत कुछ सोच चुका हो और अब केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। शाम ढलने के साथ रिया घर लौट आई। घर में घुसते ही उसे आरव की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, एक हाथ में फोन और सामने टेबल पर कुछ फाइलें फैली हुई थी। रिया ने उसे कुछ देर तक देखा। उसके भीतर अब डर कम और स्पष्टता ज्यादा थी। वो सीधे उसके सामने बैठ गई। आरव ने फोन नीचे रखा और उसकी तरफ देखा। रिया ने बिना भूमिका बनाए कहा कि वो अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि आरव कौन है, बल्कि ये भी जानना चाहती है कि उसके आसपास किस तरह के लोग घूम रहे हैं। उसने मीरा से मिली जानकारी का छोटा सा हिस्सा साझा किया। आरव ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वो पहले से कुछ इसी तरह की उम्मीद कर रहा था। आरव ने फिर बहुत धीरे से कहा कि विक्रम का नाम उसके लिए नया नहीं है। वो लंबे समय से उसे देख रहा था, लेकिन अगर रिया अब इस रास्ते में आई है तो कुछ चीजें बदले बिना नहीं रह सकती। रिया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना किसी दबाव के कहा कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन झूठ के सहारे नहीं। उसे भी सच जानने का हक है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उस पल में शायद उसके भीतर बहुत कुछ टूटा भी, बहुत कुछ जुड़ा भी। उसने बस इतना कहा कि अगर रिया सच में साथ रहना चाहती है तो उसे अब डर के बजाय समझ को चुनना होगा। उस रात शहर की रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घर के अंदर एक नई दिशा बन रही थी। रिया अब उस स्त्री की तरह नहीं बैठी थी जो किसी छुपे हुए सच से डरी हुई हो। वो अब उस व्यक्ति की तरह बैठी थी जो धीरे धीरे उसी सच का हिस्सा बन रही थी। आरव के लिए भी ये बदलाव कम नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस दुनिया को वो छुपाकर रख रहा था उसमें अब एक और मजबूत इरादा शामिल हो चुका है, और ये इरादा था रिया का। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे,
उसमें तैयारी थी, जिद थी और सच्चाई को अंतिम बार तक समझने की ताकत थी। अगली सुबह मुंबई की हवा थोड़ी भारी थी। आसमान साफ था, लेकिन शहर के भीतर कहीं न कहीं एक अनकहा तनाव महसूस हो रहा था। रिया की नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वो उठकर बस दिन की जिम्मेदारियों के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुलते ही दिमाग में उसी रहस्य की परतें खुलने लगती थी, जिसमें आरव, विक्रम, कंपनियां, छुपी हुई डील्स और अधूरी सच्चाइयां सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। उसने बिस्तर पर ही कुछ देर तक छत को देखा, फिर उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर सड़क पर दूधवाला अपनी साइकिल से जा रहा था। नीचे कोई बच्चा स्कूल बैग टांगे अपनी मां के साथ चल रहा था और किसी बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन झाड़ू लगा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिया को अब यह सामान्यपन भी अलग महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें अक्सर सबसे सामान्य चेहरे के पीछे छिपी होती है। उसने चुपचाप खुद को तैयार किया। आज उसने बहुत सादे लेकिन सलीके वाले कपड़े पहने। नहीं वो पहले जैसी लापरवाह दिखना चाहती थी, नहीं बहुत सज-धज कर किसी की नजर में आना चाहती थी। आज उसके भीतर एक अलग तरह की सावधानी थी। उसने बालों को पीछे बांधा, हल्का मेकअप किया और बैग उठाकर बाहर निकल आई। आज वो मीरा से फिर मिलने वाली थी, क्योंकि कल रात जो बातें हुई थी वे उसके लिए काफी नहीं थी। उसे और गहराई में जाना था। उसे ये जानना था कि वो संरचना आखिर कैसी है, जिसके भीतर आरव इस तरह जी रहा है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना उसकी रोज की आदत हो। मीरा का ऑफिस कल की तरह ही शांत और गंभीर था। अंदर घुसते ही रिया को वही लैपटॉप की तेज टाइपिंग, फाइलों की सरसराहट और साइड में रखे कॉफी मग से आती हल्की खुशबू महसूस हुई। मीरा पहले से ही उसे इंतजार करती मिली। उसने रिया को देखते ही कहा कि वो पिछले कुछ घंटे से उसी के बारे में सोच रही थी। रिया ने कोई भूमिका नहीं बनाई। उसने सीधे पूछा कि क्या इस तरह की कंपनी संरचना में किसी व्यक्ति द्वारा कई कंपनियों को अलग अलग नामों के पीछे छुपाकर चलाना आम बात होती है। मीरा ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर किया और बहुत गंभीर स्वर में कहा कि ये आम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। बहुत बड़े खिलाड़ी ऐसा करते हैं, खासकर तब जब वे अपनी असली शक्ति सामने नहीं लाना चाहते। उन्होंने कहा कि कई बार एक ही व्यक्ति कई कंपनियों, फंड्स और प्रोजेक्ट्स के बीच छुपी हुई कड़ियां बनाता है, ताकि बाहर से देखने वालों को सिर्फ अलग अलग नाम दिखाई दे और असली नियंत्रण न दिखे। रिया ने उसके सामने वो सारी जानकारी रख दी जो वो अब तक इकट्ठा कर चुकी थी। मीरा ने धीरे धीरे हर पन्ना देखा। कुछ जगहों पर उसने उंगली रखकर पूछा कि यह ट्रांजैक्शन क्यों किया गया होगा, इस तारीख पर यह नाम क्यों जोड़ा गया और इस अकाउंट के पीछे कौन हो सकता है। रिया ध्यान से सुनती रही। हर सवाल के साथ उसके मन में एक और स्पष्टता आती जा रही थी। आखिरकार मीरा ने कहा कि यह सिर्फ बिजनेस का खेल नहीं लगता, बल्कि शक्ति का बहुत गहरा मामला है। जब कोई आदमी अपनी पहचान छुपाकर इस स्तर का नियंत्रण रखता है, तो इसके पीछे सिर्फ सावधानी नहीं होती। कई बार पुराने अनुभव, दुश्मनी या कोई ऐसी मजबूरी होती है जो सामने वाले को जानने नहीं दी जाती। रिया ने यह सुनते ही आंखें हल्की सी नीची कर ली। उसे आरव की चुप्पी अब पहले से अलग महसूस होने लगी। वो अब सिर्फ रहस्य नहीं थी, बल्कि एक बचाव भी हो सकती थी। लेकिन इस सोच के साथ ही उसके मन में एक और सवाल खड़ा हुआ। अगर बचाव था, तो उससे बचाया किससे जा रहा था? मीरा ने उसे सलाह दी कि अगर वो सच में इस मामले में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे पहले ये समझना होगा कि कौन कौन किस तरफ खड़ा है। कुछ लोग अपने चेहरे से पहचान में नहीं आते, लेकिन उनके काम से बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। रिया ने ये बात ध्यान से सुनी। उसने मीरा से एक कॉपी मांगी, जिसमें कुछ टेक्निकल नोट्स और कंपनी रूट मैप थे। मीरा ने उसे दे दिया, लेकिन चेतावनी भी दी कि यह सामग्री किसी बड़ी परेशानी में डाल सकती है।
रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया कि परेशानी तो वो पहले ही झेल रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो उस परेशानी का नाम जानना चाहती है। दोपहर के करीब रिया ऑफिस से निकल आई, लेकिन वो घर नहीं गई। उसने टैक्सी रोकी और उस इलाके की तरफ निकल गई जहां विक्रम अरोड़ा की कंपनी का एक साइड ऑफिस बताया गया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां जाकर क्या करेगी, लेकिन उसके कदम अब बस जिज्ञासा के नहीं बल्कि जांच के थे। वो बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई तो उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वो जगह बेहद आधुनिक, साफ और नियंत्रण में थी। यहां का हर गार्ड, हर रिसेप्शन, हर कांच का दरवाजा ये बता रहा था कि ये कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर चीज मुस्कुराहट के पीछे भी हिसाब से चलती होगी। रिया सीधे अंदर जाने की कोशिश में रोकी गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने बहुत शालीन आवाज में पूछा कि वो किससे मिलना चाहती है। रिया ने एक सेकंड तक सोचकर कहा कि उसे निवेश विभाग से बात करनी है और उसके पास एक पुराना रेफरेंस है। लड़की ने कंप्यूटर पर कुछ चेक किया और फिर बताया कि उस समय किसी भी अनकाउंटेड विजिटर को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। रिया को समझ आ गया कि ये जगह जितनी साफ दिखती है उतनी ही बंद भी है। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लॉबी में बैठ गई और इधर उधर देखती रही। कुछ देर बाद उसे एक आदमी बाहर निकलता दिखा जिसकी चाल और पहनावा किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसा था। रिया ने उसकी शक्ल को ध्यान से देखा। वो आदमी फाइल हाथ में लिए हुए था और किसी से फोन पर ऊंची आवाज में बात कर रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से आत्मविश्वास भरी थी, लेकिन किसी पल उसकी गर्दन पर आई हल्की चिंता ने रिया का ध्यान खींच लिया। उसने मौका देखकर उसी आदमी से बात करने की कोशिश की। पहले तो उसने रिया को टालने की कोशिश की, लेकिन जब रिया ने विक्रम के नाम का जिक्र किया तो उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव आया। वो ठिठक गया, फिर रिया को एक तरफ ले जाकर धीरे से बोला कि अगर वो विक्रम अरोड़ा के आसपास सच में कुछ जानना चाहती है तो सावधान रहे। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ लोग बाहर से जितने सुलझे हुए लगते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। रिया ने उससे सीधा पूछा कि क्या वो विक्रम पर भरोसा नहीं करता। उस आदमी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं हंसा। उसने बस इतना कहा कि भरोसा और डर एक जैसी चीजें नहीं हैं, लेकिन कई बार एक ही कमरे में रहते हैं। ये कहकर वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रिया वही खड़ी रह गई। उसकी हथेलियां थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब उसे ये सिर्फ मीटिंग्स और ट्रांजैक्शंस का खेल नहीं लग रहा था। ये किसी बड़े नियंत्रण का हिस्सा था जिसमें लोग एक दूसरे की नीयत से भी डरते थे। वो वापस बाहर आई और टैक्सी में बैठ गई। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बात घूमती रही कि विक्रम की कंपनी के भीतर भी किसी न किसी को उसकी चालों का अंदाजा है, और अगर अंदर के लोग भी पूरी तरह शांत नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि खेल बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस में एक बेहद सख्त मूड में बैठा था। सामने उसकी टीम की एक लंबी मीटिंग चल रही थी। किसी प्रोजेक्ट में अचानक अनचाही देरी आ गई थी और इसका सीधा संबंध उसी नेटवर्क से था जिसे आरव लगातार संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने रिपोर्ट देखी, फिर सामने बैठे एक अधिकारी से पूछा कि पिछले 3 दिनों में किसने इन फाइलों तक पहुंच बनाई। अधिकारी ने झिझकते हुए जवाब दिया कि कुछ बाहरी आईडी से एक्सेस ट्राई हुआ था, लेकिन समय रहते ब्लॉक कर दिया गया। आरव की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अगर कोई उसकी सीमाओं के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे ये समझना होगा कि वो दीवार कितनी गहरी है। मीटिंग के बाद उसके विश्वसनीय सहयोगी ने आकर बताया कि विक्रम ने किसी पुराने पत्रकार से संपर्क किया है। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर पहले से मौजूद शांति और गहरी हो गई। उसे अब साफ लगने लगा था कि विक्रम सिर्फ अंदरूनी चालें नहीं चल रहा, बल्कि बाहर कोई कहानी तैयार कर रहा है। आरव ने कुछ सेकंड तक खिड़की की तरफ देखा, फिर कहा कि अगर मीडिया का हाथ इस मामले में पड़ गया तो स्थिति और पेचीदा हो सकती है।
सहयोगी ने पूछा कि क्या रिया को इस बारे में बताया जाना चाहिए। आरव ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जिसमें चिंता और भरोसा दोनों साथ थे। आखिरकार उसने कहा कि अभी नहीं, रिया को इस समय जितना सच चाहिए उतना ही देना होगा, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो वो अनावश्यक खतरे में आ जाएगी। शाम को घर लौटते समय रिया के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन मन पहले से ज्यादा जागा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो आरव पहले से ही घर में मौजूद था। वो डाइनिंग टेबल के पास बैठा कुछ पढ़ रहा था। रिया ने जूते उतारे और सीधे उसके सामने आकर बैठ गई। आरव ने दस्तावेज नीचे रखे और उसकी तरफ देखा। रिया ने बिना समय गवाए आज की मुलाकात के बारे में बताया। उसने एक आदमी के शब्दों का जिक्र किया जो विक्रम से डरता था, लेकिन खुले तौर पर कुछ कह नहीं पाया था। उसने ये भी बताया कि विक्रम की कंपनी जितनी साफ दिखती है उतनी ही बंद है। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो इन बातों के होने की पहले से उम्मीद कर रहा हो। फिर रिया ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे कमरे का माहौल हल्का सा बदल गया। उसने कहा कि अगर विक्रम इतना खतरनाक है तो आरव ने उसे अब तक बाहर क्यों नहीं किया। आरव कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हर दुश्मन को सीधे बाहर फेंकना समाधान नहीं होता। कुछ दुश्मन तभी पकड़े जाते हैं जब वे खुद अपनी गहरी गलती कर बैठते हैं। उसने ये भी कहा कि विक्रम अभी उस जगह तक नहीं पहुंचा है जहां से उसे पूरी तरह रोका जा सके। रिया ने उसकी तरफ देखा। अब वो पहले से ज्यादा समझ रही थी कि आरव का शांत रहना कमजोरी नहीं, रणनीति थी। उसने धीरे से कहा कि वो अब डर नहीं रही है। उसने इतना सब देख लिया है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उस पल में उसे लगा कि रिया अब उसकी दुनिया के बाहर नहीं खड़ी है, वो अब धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बन रही थी। और शायद यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक भी थी और सबसे ज्यादा जरूरी भी। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर वो साथ रहेगी तो उसे हर कदम सोचकर रखना होगा। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी जब उसने कहा कि वो सोचकर ही आगे बढ़ेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। उस रात दोनों के बीच बहुत अधिक बातें नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का मौन उनके बीच बना उसमें दूरी कम और समझ ज्यादा थी। रिया अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अपने नोट्स दोबारा देखने लगी। अब उसे ये सिर्फ किसी पति का रहस्य नहीं लग रहा था, ये एक ऐसी संरचना बन चुकी थी जिसमें एक छुपा हुआ साम्राज्य, एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी और एक महिला की बढ़ती समझ एक साथ जुड़ रहे थे। आरव बाहर हॉल में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान भी कई दिशाओं में बंटा हुआ था। उसे अब स्पष्ट दिख रहा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। विक्रम की चालें तेज हो रही थी और रिया की जिज्ञासा अब डर से आगे निकल चुकी थी। इस घर के भीतर जो रिश्ता था वो अब एक नए मोड़ पर था। वो रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, वो अब एक ऐसी साझेदारी की तरफ बढ़ रहा था जहां सच, खतरा और भरोसा तीनों एक ही मेज पर बैठे थे। सुबह का समय था, लेकिन रिया के लिए वो किसी सामान्य सुबह जैसा नहीं लग रहा था। रात भर उसके मन में वही बातें घूमती रहीं जो उसने कल आरव से सुनी थी। विक्रम अरोड़ा का नाम अब उसकी सोच से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार उसी आदमी के बारे में सोच रही थी जिसकी मुस्कान साफ थी, शब्द मुलायम थे और जिसकी मौजूदगी में कोई खतरा तुरंत महसूस नहीं होता था। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात अब रिया को समझ आने लगी थी। उसने खिड़की खोली, सामने शहर को देखा और कुछ सेकंड तक खड़ी रही। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। अब उसे सिर्फ सच नहीं चाहिए था, अब उसे उस सच के पीछे की ताकत भी समझनी थी। उसने जल्दी से तैयार होकर नाश्ता बनाया, लेकिन खाया बहुत कम। आरव अभी तक उठा नहीं था। शायद वो देर रात तक किसी काम में लगा रहा होगा।
क्योंकि उसके कमरे से भी कोई हलचल नहीं थी। रिया ने अपनी नोटबुक उठाई और कल की सारी जानकारी फिर से पढ़नी शुरू की। उसने हर नाम पर नजर डाली, हर कंपनी को जोड़ा, हर ट्रांजैक्शन को एक रेखा से दूसरे से मिलाया। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि आरव जिस दुनिया में रहता है वो सिर्फ धंधे की दुनिया नहीं है, वो रणनीति, नियंत्रण, विश्वासघात और जोखिम की दुनिया है। और इसी दुनिया के बीच विक्रम जैसा आदमी उसकी परछाई की तरह घूम रहा था। करीब 8 बजे दरवाजा खुला। आरव बाहर आया। उसकी नींद कम, लेकिन चेहरा पूरी तरह संयमित था। उसने रिया को टेबल पर झुके हुए देखा, फिर कुछ नहीं कहा। रिया ने भी तुरंत उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी रही। फिर आरव ने धीमे स्वर में पूछा, आज तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? रिया ने जवाब देने से पहले अपनी नोटबुक बंद की। क्योंकि मुझे समझना है कि कल जो कुछ भी हुआ उसका अगला कदम क्या है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गया था कि अब रिया पीछे हटने वाली नहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर तुम आगे जानना चाहती हो तो तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। रिया की भौहें हल्की सी ऊपर उठीं। कहा, एक जगह, आरव ने कहा, जहां बहुत कम लोग जाते हैं और जहां विक्रम का नाम पहली बार मेरे सामने नहीं बल्कि उसके अपने लोगों के सामने सुना जाएगा। रिया ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। उसने सोचा कि शायद ये वही मौका है जिसकी उसे तलाश थी। उसने बिना हिचक सिर हिला दिया, मैं तैयार हूं। आरव ने गाड़ी बुलवाई। कुछ देर बाद दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते ही रिया ने खिड़की से बाहर देखा। रास्ते भर आरव चुप रहा। वो फोन पर कुछ मैसेज देख रहा था, कुछ जवाब दे रहा था, लेकिन रिया को यह महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कोई और भी लड़ाई चल रही है। उसने उसे एक बार देखा और पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? आरव ने फोन नीचे रखा और कहा, शांत दिखना और शांत होना दो अलग चीजें हैं। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना। और तुम किसमें आते हो? आरव ने हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा। कभी कभी दोनों में, कभी किसी में नहीं। रिया की होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गई। गाड़ी शहर के एक पुराने कारोबारी इलाके में पहुंची। ये जगह नई नहीं थी, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी थी। यहां पुराने बिजनेस हाउस थे, कुछ ऐसे क्लब और लाउंज थे जहां बड़े लोग अपने फैसले सार्वजनिक तौर पर नहीं, निजी तौर पर लिया करते थे। आरव की गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। बाहर का माहौल बहुत ही शांत था, लेकिन भीतर का माहौल रिया पहले ही महसूस कर चुकी थी कि साधारण नहीं होगा। अंदर दाखिल होते ही रिया को समझ आ गया कि ये किसी ऑफिस जैसा नहीं है। ये एक प्राइवेट क्लाइंट हॉल था, जहां वही लोग आते थे जो नाम से ज्यादा अपने प्रभाव के लिए जाने जाते थे। दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स, धीमी रोशनी और हर जगह एक ऐसा अनुशासन था जिससे साफ लग रहा था कि यहां हर कदम सोचकर रखा जाता है। आरव उसे सीधे एक निजी कमरे में ले गया। कमरे में पहले से 3 लोग बैठे थे। उनमें से एक बहुत उम्रदराज था, दूसरा बहुत गंभीर लग रहा था और तीसरा वो आदमी था जिसे रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जिस तरह सब लोग उसे सुनने को तैयार थे, उससे समझ आ रहा था कि उसकी स्थिति मजबूत है। आरव ने बैठते ही कहा कि वह किसी लंबी भूमिका में नहीं जाएगा, उसे सीधे मुद्दे पर बात करनी है। फिर उसने एक फाइल टेबल पर रखी। रिया ने देखा कि फाइल पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा कोड था। कमरे में बैठे लोगों ने उसे खोला। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, उनके चेहरों पर गंभीरता और बढ़ती गई। रिया समझ नहीं पा रही थी कि अंदर क्या लिखा है, लेकिन इतना साफ था कि ये कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। उनमें से एक आदमी ने आरव की तरफ देखा और बहुत धीमे स्वर में पूछा कि क्या विक्रम अब भी उसी रास्ते पर है। आरव ने बिना झिझक कहा कि वो सिर्फ रास्ते पर नहीं है, वो कई रास्तों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। रिया ने पहली बार कमरे में मौजूद लोगों की आंखों में हल्की चिंता देखी।
ये चिंता उसके लिए नया संकेत थी। इसका मतलब था कि विक्रम की चालें सिर्फ आरव तक सीमित नहीं थी, वो किसी बड़े नेटवर्क में जगह बना रहा था। ये सब सुनते हुए रिया के मन में कुछ तस्वीरें साफ होने लगी। कल तक उसे लगता था कि वो बस अपने पति का रहस्य जान रही है, लेकिन आज समझ आ रहा था कि ये रहस्य बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। कुछ देर बाद बातचीत और गहरी हो गई। उन लोगों ने बताया कि विक्रम ने पिछले कई महीनों में कुछ पुराने निवेशकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे खातों से संपर्क हुआ था जिनका नाम कहीं खुले तौर पर नहीं दिखता। आरव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब हल्की सी ठंडक थी। उसने कहा कि विक्रम बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो गलती कर चुका है। उसने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, उनमें से कुछ अब उसके खिलाफ बोलने को तैयार है। रिया ने यह सुना और एक पल को आरव की तरफ देखा। वो पहली बार उसे एक ऐसे इंसान की तरह देख रही थी जो सिर्फ अपना नाम छुपाकर नहीं जी रहा, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उठा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव और रिया बाहर निकल आए। बाहर लॉबी में आते ही रिया ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन थे? आरव ने कहा, कुछ पुराने साथी, कुछ निवेशक और कुछ ऐसे लोग जो कभी मेरे खिलाफ थे, लेकिन अब सच को समझने लगे हैं। रिया ने पूछा, और विक्रम? आरव ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, वो हर जगह अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन जो लोग हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं वे एक दिन कहीं भी टिक नहीं पाते। रिया ने उसकी बात सुनी। उसके भीतर अब शक का स्थान समझने लेना शुरू कर दिया था। वो अब हर चीज को एक नए रूप में देख रही थी। वो जान गई थी कि आरव सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था, बल्कि खुद भी एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसमें एक गलती सब कुछ बदल सकती थी। गाड़ी वापस शहर की तरफ बढ़ रही थी जब आरव को फोन आया। उसने स्क्रीन पर देखा और कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कोई जल्दबाजी में बात कर रहा था। रिया शब्द नहीं सुन सकी, लेकिन आरव के चेहरे से समझ गई कि खबर अच्छी नहीं है। कॉल खत्म करते ही उसने सामने देखते हुए कहा, विक्रम ने एक नया कदम उठाया है। रिया सीधा बैठ गई। क्या? आरव ने बहुत धीरे से कहा, उसने एक पत्रकार से संपर्क किया है और इस बार वो सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो मेरी निजी पहचान तक पहुंचना चाहता है। रिया के चेहरे पर हल्का सा तनाव आया। तो अब? आरव ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए कहा, अब वो वही करने वाला है जो सबसे खतरनाक होता है। आधा सच बाहर निकालेगा और बाकी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। रिया ने कुछ पल सोचा, फिर उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, तो हमें उससे पहले सही सच सामने लाना होगा। आरव ने पहली बार उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया। तुम्हें डर नहीं लग रहा? रिया ने बिना झिझक जवाब दिया, लग रहा है, लेकिन अब उस डर से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मैं किसके साथ खड़ी हूं। आरव ने उसकी ये बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो बहुत हल्का था, फिर भी साफ महसूस हो रहा था। वो सम्मान था। शायद पहली बार उसने रिया को एक ऐसी महिला के रूप में देखा जो उसके बराबर खड़ी होने की हिम्मत रखती है। शाम होते होते वे घर लौट आए। घर में प्रवेश करते ही रिया को लगा कि उसका मन अब पहले से अलग है। वो अब उन दीवारों के पीछे नहीं रहना चाहती थी जहां सिर्फ सवाल थे। वो उस जगह तक पहुंचना चाहती थी जहां जवाब होते हैं। उसने अपने नोट्स खोले और कल की जानकारी पर फिर से नजर डाली। आरव पास ही खड़ा था। वो अपने फोन पर कुछ पढ़ रहा था। फिर अचानक उसने फोन बंद किया और रिया की तरफ देखा। आज जो लोग मिले वे सब विक्रम की तरह नहीं हैं, उसने कहा। कुछ लोग अब भी ईमानदार हैं, लेकिन दबाव में हैं। रिया ने पूछा, और तुम उन्हें बचा पाओगे? आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर वे सच बोलने को तैयार हैं तो हाँ। रिया ने कुर्सी से उठकर उसकी तरफ देखा। और अगर नहीं? आरव ने बहुत गंभीर होकर कहा, तो फिर सच को खुद सामने लाना पड़ेगा। रात के करीब जब शहर की रोशनी और तेज हो गई, तब रिया ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसका दिमाग अब डर,
सवाल और उम्मीद के बीच नहीं घूम रहा था। अब उसमें एक तय दिशा बनने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं रही, ये अब एक ऐसे संघर्ष में बदल चुकी थी जहां प्यार के साथ साथ सत्ता, रहस्य और खतरनाक इरादे भी शामिल थे। आरव की दुनिया में उसने पहला कदम रख दिया था और अब पीछे लौटना आसान नहीं था। उसी समय आरव अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने कई फाइलें फैली थी। उसने एक फाइल उठाई, उसके पहले पन्ने को देखा, फिर फाइल बंद कर दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे पता था कि विक्रम अब अंतिम तैयारी में है। वो सामने नहीं आएगा, बल्कि किसी और के जरिए हमला करेगा। और ऐसे हमले सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनमें पहचान देर से होती है। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। शहर नीचे अपनी पूरी चमक के साथ फैला था। उस रोशनी में भी उसे अंधेरा साफ दिख रहा था। उसने बहुत धीमे स्वर में खुद से कहा कि अब समय कम बचा है। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी ये सब सोच रही थी कि अगर ये जंग और गहरी हुई तो क्या वो उसके साथ खड़ी रह पाएगी। लेकिन उसके मन में अब एक बात साफ थी, वो अब केवल देख नहीं रही थी, वो अब उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी जिसमें हर अगला कदम पहले से ज्यादा भारी होने वाला था। सुबह के 7:30 बजे थे जब रिया की आंख खुली। इस बार नींद जल्दी खुली थी, लेकिन उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उसने देखा था, सुना था और समझा था, उसने उसे भीतर से बदल दिया था। वो अब उस महिला जैसी नहीं लगती थी जो केवल सवालों के जवाब चाहती थी। अब वो एक ऐसी इंसान बनती जा रही थी जो सच्चाई की परतों को खुद खोल सकती थी। उसने बिस्तर पर कुछ देर बैठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर आसमान हल्का धुंधला था और नीचे सड़क पर दिन की शुरुआत हो रही थी। दूध वाला अपनी साइकिल पर जा रहा था। एक ऑटो सड़क किनारे रुका था और किसी बालकनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पौधों को पानी दे रहा था। ये सब देखकर रिया को एक पल के लिए अजीब सा शांति का एहसास हुआ, लेकिन उसके अंदर का तूफान अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने उठकर खुद को तैयार किया। आज उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, लेकिन आंखों में गहराई जरूर थी। उसने बहुत सामान्य कपड़े पहने, जैसे वो किसी बहुत बड़ी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि किसी जरूरी काम के लिए जा रही हो। लेकिन उसकी चाल अब अलग थी। पहले जहां वो हिचकिचाती थी, अब वहां एक अजीब आत्मविश्वास आ चुका था। उसने बैग उठाया, नोटबुक अंदर रखी और घर से निकल गई। आरव अभी तक जागा नहीं था, या शायद वो पहले से किसी दूसरी चीज में उलझा हुआ था, क्योंकि कमरे की ओर से कोई हलचल नहीं आई थी। रिया सीधे मीरा के ऑफिस पहुंची। उसने फोन करके पहले ही बता दिया था कि उसे कुछ नया समझना है। मीरा उसे अपने केबिन में मिली। उसका चेहरा पहले से गंभीर था और जैसे ही रिया अंदर आई, उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मीरा ने बिना भूमिका बनाए कहा कि पिछले कुछ घंटों में उसने विक्रम अरोड़ा के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया है। जो बातें उसे मिली हैं वे साफ नहीं हैं, लेकिन काफी कुछ इशारा कर रही है। रिया ने तुरंत अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा कि वो क्या जान पाई। मीरा ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन घुमाई। उसमें कुछ पुराने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कुछ नाम और कुछ ट्रस्ट फंड्स की डिटेल्स थी। मीरा ने समझाया कि विक्रम का नेटवर्क सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं लगता। उसके पीछे कई और कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ बाहर से बिल्कुल अलग लगती है। इससे साफ ये संकेत मिलता है कि वो सिर्फ निवेशक नहीं, बल्कि किसी बड़े कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। रिया ध्यान से स्क्रीन देखती रही। वो हर नाम, हर तारीख, हर लाइन को ऐसे पढ़ रही थी जैसे ये अब उसका निजी मामला हो गया हो। कुछ पन्नों के बाद मीरा ने एक और बात कही। उसने बताया कि कुछ महीने पहले विक्रम ने एक मीडिया हाउस के साथ मीटिंग की थी। उस मीटिंग की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक छोटे स्तर पर रिकॉर्ड हुई बातचीत में उसका नाम सामने आया है।
रिया ने यह सुनकर तुरंत सिर उठाया। उसने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि विक्रम कहीं बाहर भी कहानी बना रहा है? मीरा ने बहुत सावधानी से कहा कि हां, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस में नुकसान होने से पहले ही अपनी इमेज को बचाने की तैयारी करते हैं। अगर विक्रम को लगता है कि आरव उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, तो वो पहले आरव की पहचान पर वार करेगा। रिया को यह बात भीतर तक छू गई। उसने सोचा कि अब खेल सिर्फ कंपनी या पैसे का नहीं रहा, अब ये उस पहचान की लड़ाई बन रहा था जिसे आरव छुपाकर रखता आया था। मीरा से निकलने के बाद रिया ने बिना देर किए एक पुरानी जगह की ओर रुख किया। ये एक छोटा सा रिकॉर्ड्स ऑफिस था जहां किसी समय आरव की कंपनी से जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज भेजे गए थे। रिया को पता था कि उसे वहां सीधे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद किसी पुराने फाइल ट्रेस से कुछ सुराग मिल जाए। जब वो वहां पहुंची तो जगह बाहर से बहुत सामान्य लगी। कुछ अलमारियां, कुछ डेस्क, कुछ फाइलों के ढेर और एक आधी बंद खिड़की। अंदर बैठा क्लर्क पहले तो उसे शक की नजर से देख रहा था, लेकिन रिया ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वो एक पुराने बिजनेस ट्रांजैक्शन की कॉपी ढूंढ रही है। उसने एक तारीख बताई और एक नाम दिया। क्लर्क ने स्क्रीन पर खोजा और कुछ देर बाद कहा कि यह फाइल पुरानी आर्काइव में हो सकती है। रिया को आर्काइव रूम में जाने की अनुमति मिल गई। वहां धूल भरी अलमारियों और बंडल में बंधे कागजों के बीच उसे कई मिनट तक ढूंढना पड़ा। फिर एक पुराना रजिस्टर मिला। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। उस रजिस्टर में बहुत छोटे अक्षरों में कई ट्रांजैक्शन दर्ज थे। एक जगह उसे एक कोड मिला जो उसी कंपनी से जुड़ा था, जिसे उसने पहले आरव की फाइल में देखा था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उस कोड के सामने एक नाम दर्ज था जो उसने पहले नहीं देखा था। यह नाम विक्रम अरोड़ा से जुड़ा एक साइड ट्रस्ट दिखा रहा था। रिया ने तुरंत उस पन्ने की फोटो अपने फोन से खींच ली। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। अब उसके पास एक और टुकड़ा था। छोटा था, लेकिन जरूरी था। दोपहर होते होते वो घर वापस लौट आई। घर में घुसते ही उसने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अलग था। आरव लिविंग रूम में खड़ा था और उसके हाथ में फोन था। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज्यादा सतर्क लग रही थी। रिया ने बिना समय गवाए पूछा कि क्या हुआ है। आरव ने उससे बैठने को कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों से यह साफ था कि कुछ बदल गया है। आरव ने बताया कि कंपनी की एक महत्वपूर्ण इनसाइड मीटिंग में किसी ने दस्तावेजों की एक कॉपी बाहर भेजने की कोशिश की थी। वो जानकारी अभी पूरी तरह लीक नहीं हुई है, लेकिन उसमें विक्रम का सीधा नाम नहीं, बल्कि उसके किसी पुराने सहयोगी का लिंक मिला है। रिया ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसने पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में कल उन्होंने बात की थी। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि हां, लेकिन मामला इससे बड़ा है। कोई बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने तुरंत अपनी फोन में ली हुई फोटो उसे दिखाई। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखें उस पुराने रजिस्टर के कोड और नाम पर थोड़ी देर के लिए टिकी रही। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि यह वही कड़ी है जिसकी उसे तलाश थी। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसमें संतुष्टि कम और चिंता ज्यादा थी। उसने पूछा कि क्या यह अब साबित करता है कि विक्रम किसी बड़े नेटवर्क को चला रहा है। आरव ने कहा कि यह पूरी तरह साबित तो नहीं करता, लेकिन अब शक की गुंजाइश भी कम हो गई है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। घर में सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज और दूर सड़क से आती ट्रैफिक की धुन थी। आरव ने फिर रिया से पूछा कि वो आज और कहाँ गई थी। रिया ने मीरा के ऑफिस और पुराने रिकॉर्ड्स ऑफिस का जिक्र किया। उसने ये भी बताया कि उसे विक्रम और मीडिया हाउस के बीच संभावित कनेक्शन मिला है। आरव ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी। वो इस बात से प्रभावित था कि रिया अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि सक्रिय रूप से सबूत इकट्ठा कर रही थी।
उसने धीरे से कहा कि वो अब इस खेल में केवल एक बाहरी दर्शक नहीं रही। रिया ने जवाब दिया कि वो दर्शक बनकर रहना चाहती भी नहीं। वो अब समझना चाहती है कि जिस आदमी के साथ वो रह रही थी उसके ऊपर इतने गहरे पर्दे क्यों थे। आरव कुछ पल के लिए खिड़की की तरफ चला गया। बाहर दिन ढलने लगा था। उसने अपने हाथ जेब में डाले और बहुत शांत स्वर में कहा कि उसने रिया से झूठ इसलिए नहीं बोला था कि वो उसे धोखा देना चाहता था। उसने कई चीजें इसलिए छुपाई क्योंकि अगर वो सच्चाई बाहर आती तो सबसे पहले रिया ही खतरे में पड़ती। रिया ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज में शिकायत कम थी। उसने कहा कि वो ये बात कुछ हद तक समझती है, लेकिन पूरी तरह स्वीकार करना अभी भी आसान नहीं है। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें भरोसा न हो, और भरोसा तब टूटता है जब बातें छुपाई जाती है, चाहे उनका कारण कितना भी अच्छा क्यों न हो। आरव ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आई। उसने कहा कि वो जानता है। उसने ये भी कहा कि अब समय बदल रहा है। विक्रम अपनी चालें तेज कर चुका है और अगर वे दोनों एक साथ नहीं चले तो नुकसान बड़ा हो सकता है। रिया ने बहुत साफ शब्दों में पूछा कि क्या वो सचमुच चाहता है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा बने। आरव ने उसे सीधा देखा और कहा कि वो चाहता नहीं। वो अब समझ रहा है कि ये रिया की भी लड़ाई बन चुकी है। उसका नाम, उसका रिश्ता, उसकी पहचान, सब कुछ अब इस संघर्ष से जुड़ गया है। शाम को रिया अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। उसने सारी जानकारी को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से में आरव की कंपनी से जुड़े तथ्य थे, दूसरे में विक्रम की गतिविधियां और तीसरे में वे अनजान कड़ियां जो अब तक साफ नहीं हो पाई थी। उसे महसूस हुआ कि ये सब किसी पहेली की तरह है जिसमें हर नया टुकड़ा बाकी तस्वीर को और साफ कर देता है, लेकिन उसी के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अगर वो और गहराई में गई तो शायद कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनकी उम्मीद उसने नहीं की थी। फिर भी उसने रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का निर्णय किया। उस रात उसने देर तक जागकर काम किया। आरव दूसरे कमरे में कुछ फोन कॉल्स में उलझा हुआ था। उसकी आवाज कभी धीमी, कभी कठोर, लेकिन हमेशा नियंत्रित रही। बीच बीच में रिया को लग रहा था कि ये आदमी बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही संघर्ष झेलता होगा। रात के लगभग 11 बजे आरव कमरे में आया और उसने देखा कि रिया अभी भी जाग रही है। उसने हल्का सा सवाल भरी नजर से उसे देखा। रिया ने बिना किसी भूमिका के कहा कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। उसने जो देख लिया है उसे अब अनदेखा नहीं कर सकती। आरव ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा कि अब उन्हें एक ऐसे इंसान की अगली चाल समझनी है जो सामने नहीं, छिपकर वार करता है। विक्रम अब केवल एक नाम नहीं रहा था, वो एक छाया बन गया था जो हर साफ चीज पर अपना अंधेरा डालने की कोशिश कर रहा था। रिया ने नोटबुक बंद की और आरव की तरफ देखा। उसके मन में अब डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा जिद थी। वो अब जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह रास्ता था जो उसे सच तक ले जा सकता था। और इस बार वो सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि समझने, लड़ने और अंत तक खड़े रहने के लिए तैयार थी। आरव की आवाज उस कमरे में बहुत देर तक गूंजती रही, जैसे उसने सिर्फ एक वाक्य नहीं बोला हो, बल्कि किसी बड़े सच की पहली दरार खोल दी हो। रिया उसके सामने बैठी थी और उसकी हथेलियों के बीच नोटबुक थी, लेकिन उसका ध्यान अब उन लिखे हुए शब्दों पर नहीं था। उसका ध्यान उस शांति पर था जो आरव के चेहरे पर बनी रहती थी, चाहे उसके आसपास कितना भी तनाव क्यों न हो जाए। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की के बाहर मुंबई की शाम उतर रही थी और अंदर समय जैसे कुछ पलों के लिए रुक गया था। आरव ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई। वो जानता था कि रिया अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उससे कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती थी। वो भी अब ये नहीं चाहती थी कि कोई आधी जानकारी उसे दी जाए।
वो पूरी तस्वीर चाहती थी, चाहे वो तस्वीर कितनी ही उलझी हुई क्यों न हो। रिया ने धीरे से कहा कि अगर विक्रम छिपकर वार करता है तो सबसे पहले उसकी आदतों को समझना होगा। आरव ने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया। उसने कुर्सी का सहारा लिया और कहा कि विक्रम की सबसे बड़ी ताकत उसका बाहरी सौम्य व्यवहार है। लोग उसके शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि उसका असली खेल उसके पीछे होता है। वो सामने किसी का विरोध नहीं करता, बल्कि उनके आसपास की चीजों को हिलाता है, उनके भरोसे को कमजोर करता है, उनके रिश्तों में दरार डालता है। और जब सामने वाला संभलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी नोटबुक खोली और विक्रम का नाम फिर से लिखा। उसने उसके नीचे एक रेखा खींची और उसके पास जो भी बातें अब तक समझ आई थी उन्हें जोड़ना शुरू किया। आरव उसे देख रहा था। पहले वो रिया को केवल एक जिद्दी महिला समझता था जो जवाब चाहती है। अब वो देख रहा था कि वो जवाबों को जोड़ने की क्षमता भी रखती है। उसकी नजर, उसकी सोच और उसकी पकड़ अब बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ किसी रहस्य में उलझी पत्नी नहीं थी, वो ऐसी साथी बनती जा रही थी जो परिस्थितियों को पढ़ सकती थी। उस रात रिया ने जल्दी खाना खाया, लेकिन उसके बाद वो कमरे में बैठी देर तक फाइलें देखती रही। आरव अपने केबिन जैसी छोटी जगह में बैठकर फोन पर कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसकी आवाज कभी धीमी होती, कभी बहुत स्थिर, कभी वो केवल एक शब्द बोलता और उस एक शब्द में ही पूरा निर्देश छिपा होता। रिया की नजर बार बार उस दिशा में जा रही थी, लेकिन वो उसे बाधित नहीं करना चाहती थी। उसके भीतर ये बात साफ होने लगी थी कि आरव बाहर जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही सावधान रहता है। ये शांति उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ढाल थी। अगली सुबह शहर थोड़ी जल्दी जा गया था। रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने बनी ऊंची बिल्डिंगों पर सूरज की रोशनी टकरा रही थी। उसने धीरे से अपने बाल पीछे बांधे और अपना फोन उठाया। कल रात उसने जो नोट्स बनाए थे उन्हें फिर से पढ़ा। हर नाम, हर तारीख, हर अधूरे लिंक को उसने एक एक करके देखा। उसे अब यह लगने लगा था कि विक्रम की कहानी किसी अकेले आदमी की कहानी नहीं है। उसके पीछे एक पूरा ढांचा है जो बाहर से साफ, सुगठित और भरोसेमंद दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सावधानी से चलाया जाता है। रिया ने तय किया कि आज वो फिर से मीरा से मिलेगी, क्योंकि जो कुछ कल मिला था वो सिर्फ शुरुआत थी। मीरा का ऑफिस पहले से अधिक व्यस्त था। लैपटॉप की स्क्रीन पर फाइलें खुली थी। लोग अपने अपने काम में डूबे थे, लेकिन रिया के आते ही मीरा ने सब कुछ छोड़कर दरवाजा बंद किया। उसने बिना देरी के बताया कि उसने कल रात और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखे थे। उसमें विक्रम से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनके नाम अलग अलग थे, लेकिन हस्ताक्षर और ट्रांजैक्शन पैटर्न एक जैसे थे। इसका मतलब साफ था कि वो एक ही जगह से कई दिशाओं में काम कर रहा था। मीरा ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ पैसे नहीं चलाते, वे नेटवर्क चलाते हैं। वे लोगों की चुप्पी, उनकी कमजोरी और उनकी लालच को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। रिया ने ध्यान से सुना। उसे अब पहली बार ये एहसास हुआ कि विक्रम किसी साधारण बिजनेस राइवल जैसा नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो किसी की भी कमजोर नस पकड़ सकता है। मीरा ने एक और बात बताई। उसने कहा कि कुछ दिनों पहले एक मीडिया इन्वेस्टिगेशन टीम को एक अनाम सूचना मिली थी, जिसमें आरव की कंपनी के एक हिस्से पर सवाल उठाए गए थे। उन सवालों के पीछे जो भाषा थी वो बहुत साफ नहीं थी, लेकिन इशारा वही था। कोई चाहता था कि आरव की असली पहचान, उसके काम करने का तरीका और उसके संबंध बाहर आए। रिया को यह सुनकर भीतर से झटका लगा। उसे समझ आ गया कि विक्रम की चालें अब सिर्फ कंपनी के भीतर नहीं, बाहर तक फैल चुकी है। अगर मीडिया उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि आरव की छवि को तोड़ना चाहता है। और छवि जब टूटती है तो उसके साथ भरोसा भी टूटता है। रिया जब मीरा के ऑफिस से निकली तो उसका मन बहुत भारी था।
उसने टैक्सी नहीं ली। उसने कुछ देर पैदल चलना बेहतर समझा। सड़क किनारे पेड़ों की छाया, ट्रैफिक का शोर और लोगों की भागती हुई जिंदगी उसे एक अलग तरह का सन्नाटा दे रही थी। वो चलते हुए सोच रही थी कि वो खुद किस बिंदु पर आरव की दुनिया में खिंचाई। पहले ये केवल जिज्ञासा थी, फिर शक, फिर चिंता, और अब ये किसी साझा युद्ध की तरह महसूस होने लगा था। उसने अपने फोन पर आरव का नाम देखा, लेकिन कॉल नहीं किया। वो जानती थी कि उससे अभी बात करने की जगह उसे पहले खुद को समझना चाहिए। दूसरी तरफ आरव अपने दफ्तर में एक लंबे मीटिंग से निकलकर खिड़की के पास खड़ा था। सामने शहर फैला हुआ था, लेकिन उसकी नजर किसी एक बिंदु पर ठहरी हुई थी। उसके सहयोगी ने उसे खबर दी कि विक्रम ने एक और निवेश समूह के साथ संपर्क किया है। वो समूह सार्वजनिक रूप से तटस्थ दिखता है, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग पहले से आरव की कंपनी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। आरव ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस कुछ पलों तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या उस समूह के किसी सदस्य का संपर्क रिया के पुराने इलाके से जुड़ा है। सहयोगी ने कुछ कागज पलटे और बताया कि हाँ, एक हल्का संबंध मिला है, हालांकि अभी पक्का नहीं है। आरव ने अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद की। ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि खेल केवल बिजनेस का नहीं रहा, कोई उसके निजी जीवन के आसपास भी जाल बुन रहा था। शाम होते होते रिया घर लौट आई। उसने दरवाजा खोला तो आरव वही सोफे पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और रिया ने बिना भूमिका बनाए कहा कि विक्रम अब बाहर तक पहुंच बनाना चाहता है। उसने मीरा से जो सुना था उसका सार उसे बताया। उसने ये भी कहा कि मीडिया के जरिए हमला होने का संकेत है। आरव ने बहुत ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी कठोरता आ गई थी। उसने कहा कि उसे इस बात का अंदाजा था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि विक्रम अपनी अगली चाल के लिए मंच तैयार कर रहा है। रिया ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा कि इस स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। आरव ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने कहा कि सबसे पहले उन लोगों की सूची बनानी होगी जो सीधे या परोक्ष रूप से विक्रम से जुड़े हैं। दूसरे, उन जगहों की पहचान करनी होगी जहां से झूठी जानकारी बाहर भेजी जा सकती है। तीसरे, रिया को किसी भी तरह की असुरक्षित मुलाकात से बचना होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो अकेली नहीं रहेगी। आरव की नजरें एक पल के लिए उसकी आंखों पर टिक गई। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि रिया अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, वो अब उसकी लड़ाई को समझती भी है और उसमें खड़ी भी हो सकती है। उस रात दोनों ने देर तक बात की। बहुत लंबी बातें नहीं, लेकिन जितनी भी बातें हुई वे बेहद साफ थी। रिया ने कहा कि वो अब आधी सच्चाई से संतुष्ट नहीं हो सकती। आरव ने स्वीकार किया कि वो भी अब चीजों को और लंबे समय तक छुपाकर नहीं रख सकता। समय बदल रहा था और उसके साथ दोनों का संतुलन भी बदल रहा था। आरव ने रिया को एक पुरानी फाइल दिखाई जिसमें विक्रम से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें अब तक वो खोलना नहीं चाहता था। रिया ने उस फाइल को देखा। उसमें कई ऐसे नाम थे जो एक ही पैटर्न में जुड़े हुए थे। उसने एक नाम पर उंगली रखी और धीरे से पूछा कि क्या ये वही व्यक्ति है जो आरव के पुराने कारोबार में कभी साझेदार था। आरव ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वही इंसान अब विक्रम की तरफ झुक चुका है। यह सुनकर रिया कुछ देर तक चुप रही। उसे समझ आ गया कि विश्वासघात सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अक्सर सबसे परिचित चेहरों से भी आता है। रात गहरी हो चुकी थी। घर की लाइटें मंद थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरने लगी थी। रिया कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और आरव पीछे से फाइलें समेट रहा था। दोनों के बीच अब एक अलग तरह की समझ बन चुकी थी। पहले जहां वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन एक दूसरे की दुनिया से अनजान थे, अब वे एक ही लड़ाई की दो दिशाएं बन चुके थे। उनके बीच का मौन अब खाली नहीं था,
उसमें विचार थे, जोखिम थे और एक ऐसी साझेदारी थी जो धीरे धीरे जन्म ले रही थी। रिया ने बाहर की बारिश को देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि उसे अब डर से ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा है। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि यही भावना कई बार इंसान को सही जगह तक पहुंचाती है। उस रात के बाद दोनों काफी देर तक जागते रहे। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई नाटकीय क्षण नहीं आया, लेकिन दोनों के भीतर एक बदलाव जरूर आ गया था। रिया अब उस रास्ते पर थी जहां जानकारी धीरे धीरे उसे सत्य के और करीब ला रही थी। आरव अब उस मोड़ पर था जहां छुपाने से ज्यादा जरूरी था संभालना। विक्रम की छाया अब उनके इर्द गिर्द और साफ महसूस होने लगी थी, और इसी छाया के बीच रिया ने पहली बार ये तय किया कि वो सिर्फ देखती नहीं रहेगी, वो अब समझेगी, याद रखेगी और जरूरत पड़ी तो सामने भी खड़ी होगी। सुबह बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन रिया को नींद उससे पहले ही छोड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर अभी भी आसमान हल्का नीला था और शहर के ऊपर रात का आखिरी साया टिका हुआ था। उसने तकिए के पास रखी नोटबुक उठाई और धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों के नोट्स पलटने लगी। हर पन्ना अब किसी साधारण डायरी का हिस्सा नहीं रहा था। हर लाइन में एक नाम था, एक शक था, एक संबंध था और कहीं न कहीं एक ऐसी सच्चाई की हल्की परछाई थी जिसे समझना आसान नहीं था। विक्रम अरोड़ा का नाम अब उसके दिमाग में किसी भी और चीज से ज्यादा जगह लेने लगा था। वो जितना ज्यादा उसके बारे में सोचती, उतना ही उसे लगता कि ये आदमी सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा है जिसका नियम बाहर से दिखने वाले नियमों से बिल्कुल अलग है। रिया ने चुपचाप उठकर अपनी साड़ी की जगह एक हल्का सूट पहन लिया। आज उसे किसी सामान्य मुलाकात की तरह नहीं जाना था। उसे मीरा से फिर मिलना था और इस बार वो और गहराई में उतरना चाहती थी। किचन से हल्की सी आवाज आ रही थी। आरव पहले से जाग चुका था और चाय बना रहा था। उसकी आदत थी कि वो बिना शोर किए घर में मौजूद रहना पसंद करता था। रिया ने दरवाजे तक जाकर उसे देखा। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी परिस्थिति का केंद्र हो। उसने पलटकर रिया की तरफ देखा और कहा, तुम आज जल्दी निकल रही हो? रिया ने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए जवाब दिया, मीरा से मिलना है, कुछ और समझना है। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। सावधान रहना। रिया ने उसकी तरफ देखा। इस एक छोटे से वाक्य में वो अब चिंता से ज्यादा भरोसा महसूस करने लगी थी। पहले वो हर बात से उसे टालता था, अब वो उसे रोकने की बजाय सिर्फ संभलने की सलाह देता था। ये बदलाव छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण था। उसने बिना कुछ और कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मीरा के ऑफिस में आज का माहौल थोड़ा और तनावपूर्ण था। शायद रिया के आने से पहले ही मीरा किसी गंभीर कॉल पर थी, क्योंकि उसके चेहरे पर वो पुरानी पेशेवर गंभीरता साफ दिख रही थी। जैसे ही रिया अंदर आई, मीरा ने जल्दी से कॉल खत्म किया और उसे बैठने का इशारा किया। रिया ने बिना देर किए अपना नोटबुक खोला और पिछले 2 दिनों की जानकारी उसके सामने रख दी। मीरा ने एक एक पन्ना देखा, कुछ जगहों पर रुककर पढ़ा और फिर धीरे धीरे बोली कि ये मामला अब और भी जटिल लगने लगा है। रिया ने पूछा कि क्या उसे कुछ नया मिला है। मीरा ने लैपटॉप चालू किया और कुछ फाइलें सामने खोल दी। स्क्रीन पर कुछ संपर्कों की लिस्ट थी, कुछ अर्ध छिपे हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड थे और एक ऐसी रिपोर्ट थी जो किसी मीडिया इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़ी हुई लग रही थी। मीरा ने बताया कि विक्रम अरोड़ा सिर्फ बिजनेस नेटवर्क नहीं बना रहा, बल्कि अपने चारों तरफ भरोसे की एक नकली दीवार खड़ी कर रहा है। जो लोग ऊपर से उसके करीब दिखते हैं, वे असल में उसके लिए ढाल की तरह काम कर रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। रिया ने बहुत ध्यान से सुना। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि विक्रम जैसे लोग सामने से खलनायक नहीं दिखते। वे इतनी सफाई से खुद को पेश करते हैं
कि जब तक सामने वाला खतरे को समझे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीरा ने यह भी कहा कि जिस मीडिया टीम की बात कल हुई थी उसका संपर्क अभी भी खुला है। अगर सही तरीके से बात की जाए तो शायद कुछ और अंदर की जानकारी मिल सकती है। रिया ने तुरंत कहा कि वो उस टीम से मिलना चाहती है। मीरा ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा कि यह मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन यदि रिया पूरी तरह तैयार है तो वो व्यवस्था कर सकती है। दोपहर तक रिया एक छोटे से कैफे में बैठी थी, जहां मीरा ने उस मीडिया टीम के एक सदस्य से मिलने की व्यवस्था की थी। वो आदमी उम्र में 30-35 के बीच का रहा होगा। उसकी आंखों में सतर्कता थी, लेकिन वो पूरी तरह अविश्वसनीय नहीं लगा। उसने खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में परिचित कराया और बताया कि वो कई महीनों से कुछ बड़े नामों के बीच चल रहे पैसों के प्रवाह को ट्रैक कर रहा है। उसने बहुत सावधानी से बात की, लेकिन उसके शब्दों से यह साफ था कि विक्रम का नाम उसके लिए नया नहीं है। उसने कहा कि कई बार ऐसे लोग बिजनेस के नाम पर अपने चारों ओर एक भावनात्मक और आर्थिक जाल बुनते हैं, जिससे बाहर से उनकी छवि साफ सुथरी लगती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। उसने रिया को कुछ अधूरी रिपोर्ट्स दिखाई। उनमें कुछ नाम आरव की कंपनी से जुड़े हुए थे और कुछ विक्रम के पुराने संपर्कों से। रिया ने बहुत ध्यान से उन नामों को पढ़ा। अब उसे यह लगने लगा कि वो एक ऐसी परत के भीतर है जहां हर कड़ी किसी दूसरी कड़ी से जुड़ती जा रही है। उस पत्रकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने बताया कि विक्रम हाल ही में एक बहुत बड़े सार्वजनिक इवेंट में मौजूद था, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े थे वे आम व्यवसायी नहीं थे। उनमें से कुछ नाम ऐसे थे जो आम तौर पर कैमरे के सामने नहीं आते। इसका मतलब यह था कि विक्रम अकेले नहीं काम कर रहा, उसके पीछे या उसके साथ कोई और भी था। रिया ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अब मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, ये एक पूरे ढांचे का हिस्सा था। उसने पूछा कि क्या उस इवेंट की कोई तस्वीर या फुटेज उपलब्ध है। पत्रकार ने कहा कि कुछ है, लेकिन अभी वो उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकता। हालांकि उसने ये भी बताया कि उन तस्वीरों में एक आदमी बार बार दिख रहा है, जिसका चेहरा साफ नहीं है, लेकिन जिसकी चाल और शरीर की भाषा काफी विशिष्ट है। रिया ने तुरंत महसूस किया कि यह संकेत किसी बड़े नाम की तरफ ले जा रहा है। उसने पत्रकार से और सवाल पूछे। उसने जाना कि मीडिया टीम को एक गुमनाम मेल मिला था, जिसमें आरव के कुछ पुराने निजी और व्यावसायिक लिंक का जिक्र था। उनका मकसद शायद ये दिखाना था कि आरव अपनी असली पहचान छुपाकर लाभ उठा रहा है। पत्रकार ने कहा कि अगर ये कहानी बाहर लीक होती तो ये बड़ी हेडलाइन बन सकती थी। रिया को यह सुनकर झटका लगा। अब यह स्पष्ट हो गया था कि विक्रम सिर्फ आरव की कंपनी पर ही वार नहीं कर रहा, वो आरव की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी में था। रिया ने बहुत शांत रहकर पूरी बातचीत सुनी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। उसने पत्रकार से जानकारी लेने के बाद उसे धन्यवाद कहा और वहां से निकल आई। बाहर सड़क पर धूप बहुत तेज थी, लेकिन उसके मन में अब भी वही गंभीरता बनी हुई थी। घर लौटते समय उसने आरव को फोन नहीं किया। वो पहले खुद सब समझना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे की मेज पर सारे नोट्स फैलाए। वो एक एक करके नामों को जोड़ने लगी। किसी पन्ने पर विक्रम का नाम था, किसी पर मीडिया हाउस, किसी पर पुराने ट्रस्ट फंड्स और कहीं कहीं आरव की कंपनी का जिक्र। उसने रेखाएं खींची, निशान लगाए, और फिर अचानक उसे एक चीज साफ दिखने लगी। कई रास्ते अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह बहुत धैर्य से बनाई गई योजना थी। शाम को आरव घर वापस आया। उसके कदमों की आवाज रिया ने पहचान ली। उसने दरवाजे की तरफ देखा और वही शांत चेहरा अंदर आते ही महसूस किया। आरव ने उसे इतने कागजों के बीच बैठे देखा और हल्की सी भौं उठाई। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस बैठ गया। रिया ने बिना देर किए उसे आज की पूरी मुलाकात बताई।
उसने पत्रकार की बातों का सार सामने रखा। उसने कहा कि विक्रम की रणनीति अब स्पष्ट होने लगी है। वो केवल बिजनेस की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वो छवि, भरोसा और निजी पहचान को भी निशाना बना रहा है। आरव ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीर चमक जरूर आ गई। आरव ने धीरे से कहा कि उसने भी आज कुछ संकेत पकड़े हैं। उसकी टीम को एक ऐसे ईमेल का ट्रेस मिला है जो किसी बाहरी अकाउंट से आरव की निजी फाइलों की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब था कि जानकारी बाहर भेजने की कोशिश फिर से हुई है। रिया ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में पत्रकार ने बताया। आरव ने कुछ देर चुप रहकर कहा कि बहुत संभव है। फिर उसने रिया को एक नई फाइल दिखाई। उसमें कुछ पुराने पते, कुछ कंपनी शाखाएं और कुछ अर्ध खुले खाते थे। रिया ने देखा कि इन सबका लिंक एक ऐसी जगह से जुड़ रहा था जिसे वो पहले कभी नहीं समझ पाई थी। आरव ने बताया कि ये एक पुराना नेटवर्क है जो उसने सालों पहले धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लिया था। विक्रम जैसे लोग उस नेटवर्क में अभी भी जगह तलाश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। उस रात दोनों काफी देर तक बैठे रहे। टीवी बंद था, घर में रोशनी धीमी थी और बाहर से आती शहर की आवाजें बहुत हल्की लग रही थी। रिया ने पहली बार खुले तौर पर कहा कि अब वो सिर्फ सच्चाई जानना नहीं चाहती, वो उसे पढ़ना भी चाहती है। वो समझना चाहती है कि कौन क्या छुपा रहा है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसने हल्के स्वर में कहा कि यह रास्ता बहुत लंबा है और हर कदम के साथ किसी न किसी की सच्चाई सामने आएगी। रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि वो तैयार है। इस जवाब में जो दृढ़ता थी वो अब उसकी पुरानी झिझक से पूरी तरह अलग थी। वो अब केवल एक पत्नी नहीं थी जो अपने पति को जानना चाहती थी। वो एक ऐसी साथी बनती जा रही थी जो उस छुपी हुई दुनिया में उसके साथ चल सके। रात के आखिरी पहर में जब रिया अपने कमरे में गई तो उसने एक आखिरी बार नोटबुक खोली। उसने विक्रम का नाम एक नए पन्ने पर लिखा और उसके नीचे 3 शब्द दर्ज किए: नकली भरोसा, बाहरी नियंत्रण, छिपा नेटवर्क। फिर उसने पेन बंद किया और खिड़की की तरफ देखा। नीचे शहर अब भी चल रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी अपनी जिंदगी अब उसी शहर के किसी और कोने में प्रवेश कर चुकी है। आरव भी अपने कमरे में बैठा था। वो इस बात को समझ चुका था कि विक्रम की अगली चाल शायद सार्वजनिक होगी, और जब वो चाल आएगी तो वो किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे रिश्ते, पूरी छवि और पूरे नेटवर्क पर असर डालेगी। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके भीतर सिर्फ तैयारी थी, और उसी तैयारी के बीच रिया की मौजूदगी एक नई ताकत की तरह खड़ी थी जो अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो रिया पहले से जागी हुई थी। रात भर उसने जो नोट्स बनाए थे वे अब टेबल पर सलीके से फैले हुए थे। उसने एक एक पन्ने को फिर से पढ़ा, जैसे वो हर शब्द को अपने भीतर उतार लेना चाहती हो। विक्रम का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा था। वो एक संरचना, एक पैटर्न और एक लगातार बढ़ते हुए खतरे का प्रतीक बन चुका था। उसने कल लिखे 3 शब्दों को देखा: नकली भरोसा, बाहरी नियंत्रण, छिपा नेटवर्क, और महसूस किया कि अब ये केवल अनुमान नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे साबित होती हुई सच्चाइयां है। रिया ने किचन में जाकर चाय बनाई। आज उसने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथ स्थिर है। पहले वो हर नई जानकारी के साथ घबरा जाती थी, लेकिन अब उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। डर अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक साफ दिशा भी थी। जब वो चाय लेकर बाहर आई तो आरव पहले से जागा हुआ था। वो फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। उसकी आवाज में वही संयम था, लेकिन रिया अब उस संयम के पीछे की सतर्कता को पहचानने लगी थी। उसने कॉल खत्म किया और रिया की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही।
लेकिन वो खामोशी अब असहज नहीं थी। रिया ने सीधा पूछा, आज कुछ नया मिला? आरव ने हल्की सांस ली और कहा, मिला है, और उतना ही गंभीर है जितना हम सोच रहे थे। रिया ने कप टेबल पर रखा और ध्यान से उसकी तरफ देखा। आरव ने बिना देर किए बताया कि उसकी टीम ने रात में एक डेटा ट्रेस किया है। कुछ ईमेल्स एक ऐसे सर्वर से भेजे गए थे जो सीधे किसी मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसके पीछे का आईपी एड्रेस एक पुराने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी नेटवर्क से लिंक हो रहा था। वही नेटवर्क जो कई बार विक्रम के पुराने सौदों में दिखाई दिया था। इसका मतलब साफ था कि मीडिया तक पहुंचने वाली जानकारी सीधे नहीं बल्कि घुमाकर भेजी जा रही थी ताकि असली स्रोत छुपा रहे। रिया ने यह सुनते ही तुरंत अपनी नोटबुक खोली और कुछ लिखने लगी। उसने पूछा, मतलब वो सीधा हमला नहीं कर रहा, वो परतें बना रहा है? आरव ने सिर हिलाया। वो चाहता है कि जब चीज बाहर आए तो कोई उसका नाम न ले सके। रिया कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से कहा, तो हमें भी उसे उसी तरह पकड़ना होगा, सीधे नहीं, परतों के बीच से। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये वही रिया थी जो कुछ दिन पहले केवल सवाल कर रही थी। अब वो जवाबों के तरीके सोच रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम तेज सीख रही हो। रिया ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रही। ये वाक्य सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार इस पूरे मामले को एक अलग नजर से देखा। अब ये सिर्फ उसका संघर्ष नहीं था, अब इसमें रिया भी उतनी ही गहराई से जुड़ चुकी थी। दिन आगे बढ़ा। रिया ने तय किया कि वो आज फिर उसी पत्रकार से संपर्क करेगी। उसे अब और जानकारी चाहिए थी, लेकिन इस बार केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि कुछ जोड़ने के लिए। उसने फोन उठाया और एक छोटा मैसेज भेजा। जवाब जल्दी ही आ गया, मुलाकात शाम को हो सकती है। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। आज का माहौल सामान्य नहीं था। मीटिंग रूम में पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। जैसे ही आरव अंदर आया, सभी खड़े हो गए। उसने बिना समय गवाए बैठने का इशारा किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। जो डेटा रात में मिला है वो अब केवल एक संदेह नहीं है, उसने कहा। ये एक पैटर्न है। उसने स्क्रीन पर कुछ फाइल्स खोली। उनमें ईमेल ट्रेल्स, सर्वर लॉग्स और कुछ नाम दिखाई दे रहे थे। उसने बताया कि ये नेटवर्क कम से कम 3 स्तरों में काम कर रहा है। पहला स्तर वो है जहां से जानकारी इकट्ठा की जाती है। दूसरा स्तर वो है जहां उसे बदला या तोड़ा जाता है, और तीसरा स्तर वो है जहां उसे बाहर भेजा जाता है ताकि वो सच लगे लेकिन पूरी तरह सच न हो। कमरे में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। किसी ने पूछा, सर, क्या हम स्रोत तक पहुंच सकते हैं? आरव ने शांत स्वर में कहा, पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों? दूसरे ने पूछा। क्योंकि अगर हमने जल्दी की तो वो खुद को पूरी तरह छुपा लेगा। आरव ने कहा, हमें उसे यह महसूस होने देना होगा कि वो सुरक्षित है। ये सुनकर कमरे में फिर खामोशी छा गई। ये खेल अब साफ था। ये सिर्फ जानकारी का नहीं, धैर्य का खेल था। शाम होते होते रिया उस कैफे में पहुंच गई जहां उसकी मुलाकात तय हुई थी। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार थी। उसके पास नोट्स थे, सवाल थे और सबसे जरूरी एक स्पष्ट दिशा थी। पत्रकार कुछ देर बाद आया। उसने बैठते ही कहा, आप फिर आ गई। इसका मतलब है कि मामला गहरा है। रिया ने सीधे कहा, मामला जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा गहरा है। उसने अपने नोट्स में से कुछ बातें सामने रखी, सर्वर लिंक, कंसल्टेंसी नेटवर्क और ईमेल पैटर्न। पत्रकार ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी आई। आपने ये सब खुद जोड़ा? उसने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। और ये केवल शुरुआत है। पत्रकार ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, अगर ये सब सही है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़े स्तर पर खेल रहा है। रिया ने जवाब दिया, और वो चाहता है कि कोई उसका नाम न ले। पत्रकार ने अपनी फाइल खोली और कुछ तस्वीरें दिखाई।
उनमें एक इवेंट का दृश्य था, लोग, रोशनी और पीछे खड़े कुछ चेहरे। उनमें से एक चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने बताया था, पत्रकार ने कहा। हर तस्वीर में है, लेकिन कभी सामने नहीं। रिया ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, यह कोई ऐसा है जो हमेशा छुपकर काम करता है। पत्रकार ने सिर हिलाया, और शायद वही असली कड़ी है। रिया ने कुछ देर तक तस्वीर को देखा, फिर उसे वापस कर दिया। अब उसके पास एक नया सवाल था। विक्रम अकेला नहीं था। वापस घर आते समय उसके कदम पहले से तेज थे। उसके दिमाग में अब कई चीजें एक साथ जुड़ रही थी, जैसे कोई धुंध साफ हो रही हो, लेकिन उसके पीछे और गहरा अंधेरा दिख रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। आरव पहले से वहां था। उसने रिया को देखते ही पूछा, क्या मिला? रिया ने बिना देर किए सारी बात बता दी, तस्वीर, इवेंट और वो अज्ञात व्यक्ति। आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, तो वो अकेला नहीं है। रिया ने कहा, नहीं, और शायद वो किसी और के लिए भी काम कर रहा है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद आरव ने कहा, हमें अब अपना फोकस बदलना होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। कैसे? विक्रम को देखने से ज्यादा हमें उसके पीछे के लोगों को देखना होगा, आरव ने कहा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि ये खेल एक स्तर ऊपर जा चुका है। रात गहराने लगी थी। शहर की रोशनी बाहर चमक रही थी, लेकिन घर के अंदर माहौल शांत था। रिया अपने नोट्स के साथ बैठी थी और आरव खामोशी से सोच रहा था। सुबह घर के अंदर एक अलग तरह की शांति थी, लेकिन वो शांति आराम देने वाली नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे किसी तूफान के पहले हवा कुछ देर के लिए रुक गई हो। रिया की आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी निगाह नोटबुक पर गई, जो रात को उसने तकिए के पास रख दी थी। वो उठी, बैठ गई और कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसी नोटबुक को देखती रही। अब उसके लिए लिखे हुए शब्द साधारण शब्द नहीं थे। वे सुराग थे, संकेत थे और एक ऐसे जाल के धागे थे जो धीरे धीरे उसके चारों ओर कसता जा रहा था। उसने कल रात की तस्वीरें, पत्रकार की बातें, आरव की रिपोर्ट और विक्रम के नेटवर्क को एक बार फिर मन में दोहराया। हर चीज एक दूसरे से जुड़ रही थी, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। रसोई से हल्की सी आवाज आई। आरव चाय बना रहा था। उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठकर बिना किसी शोर के अपने काम कर लेता था। रिया ने कमरे से निकलकर उसे देखा। वो कप में चाय डाल रहा था, चेहरे पर वही शांत, नियंत्रित भाव। उसकी नजरें रिया पर पड़ी तो उसने बिना कुछ पूछे कहा, आज तुम जल्दी उठ गई। रिया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए जवाब दिया, नींद पूरी नहीं हुई। आरव ने दूसरा कप उसके लिए मेज पर रख दिया। कल देर तक जागी थी। रिया ने चाय का घूंट लिया और फिर सीधे उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि अब बात सिर्फ विक्रम की नहीं है। आरव ने उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? रिया ने नोटबुक खोली और अपनी कल की लिखी हुई बातों की ओर इशारा किया। पत्रकार ने जिस व्यक्ति की तस्वीर दिखाई थी, वो सिर्फ कोई साथी नहीं लग रहा था। उसके पीछे भी कोई और है। अगर विक्रम सिर्फ एक मोहरा है, तो असली खिलाड़ी अभी भी छुपा हुआ है। आरव ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी संतुष्टि थी, जैसे वो जानता हो कि रिया देरसबेर इसी नतीजे पर पहुंचेगी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, हां, यही बात मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। रिया ने पूछा, तो तुम जानते हो कि उससे ऊपर भी कोई है? आरव ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं। उसने मेज पर रखी एक फाइल अपनी तरफ खींची और एक पन्ना खोला। उसमें कुछ नामों के बीच रेखाएं खींची हुई थी। कुछ कॉलम थे, कुछ तारीखें थी और कुछ ऐसे कोड थे
जो किसी आम इंसान को समझ नहीं आते। आरव ने उंगली रखकर एक लाइन दिखाई। यहां देखो, ये ट्रांजैक्शन विक्रम के पुराने नेटवर्क से जुड़ा है, लेकिन पैसा यहां से गुजरकर एक ऐसे खाते में गया है जो बाहर से किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के नाम पर है। रिया ने ध्यान से उस लाइन को देखा। मतलब पैसे को ट्रैक करना मुश्किल बनाया गया है। हां, आरव ने कहा, और यही चाल बहुत पुराने खिलाड़ी खेलते हैं। वे पैसे को नहीं छुपाते, वे उसकी कहानी छुपाते हैं। ये वाक्य सुनते ही रिया ने अपनी नोटबुक में कुछ लिख लिया। अब वो हर बात को अलग नजर से देख रही थी। पहले वो केवल चेहरे ढूंढ रही थी, अब वो कहानी ढूंढ रही थी। उसने पूछा, क्या वो लॉजिस्टिक्स कंपनी असली है? आरव ने हल्की सी सांस छोड़ी। असली है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और के लिए किया जा रहा है। रिया ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, कई परतों वाला ढांचा है। आरव ने सिर हिलाया। और इस ढांचे के बीच कोई ऐसा है जो सबसे ऊपर बैठकर फैसले ले रहा है। रिया की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई। उसने धीरे से कहा, विक्रम खुद नहीं। आरव ने जवाब देने से पहले खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। कुछ ऑटो, कुछ स्कूटर, कुछ ऑफिस जाने वाले लोग। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे के अंदर बैठा सच कहीं ज्यादा भारी था। विक्रम बहुत चालाक है, आरव ने आखिरकार कहा, लेकिन मेरे हिसाब से वो खुद शीर्ष नहीं है। वो उस आदमी का हिस्सा है जिसे दिखना नहीं चाहिए। रिया ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। और वो आदमी कौन है?